सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पिछली वीडियो जो मेरी बनी थी उसमें 9th क्लास की पॉलिनोमियल मैंने कंप्लीट किया था, लेकिन आज जो है वो 10th क्लास की पॉलिनोमियल मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, टॉपिक को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए बहुत इजीली तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, देखो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी जाती है, इसके पीछे रीजन ये है, मैं चाहता हूं कि आप लोग को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्लियर तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। शॉर्टकट में समझोगे, आज समझ में आया कल भूलने का डर है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दे दो, 1 घंटा 1.5 घंटा, अगर 2-4 दिन में भी 1-1.5 घंटा देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वीडियो के साथ बने रहो। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को बहुत क्लियर तरीके से सोल्व करवाऊंगा, समझाऊंगा, बस आप समझते जाना। ठीक, तो चलो पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, ये 10th क्लास है, 9th क्लास की पॉलिनोमियल अलग थी, 10th क्लास की पॉलिनोमियल अलग है। कुछ कुछ बातें सेम है, बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो चलो पॉलिनोमियल्स का मैंने डिटेल समझा दिया था, या फिर आप लोगों ने 9th में पढ़ा ही होगा डिटेल से, बट फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ कि कम समय में काफ़ी अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर, जहाँ पे a, b और c एंड c एक क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर जिसमें रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं। तो ए बी सी एक रियल नंबर होता है। ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू हम 0 रखेंगे और 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये कोई फॉर्म नहीं बना पाएगा। ये कहने का मतलब कि जब पॉलिनोमियल के ऊपर से डिग्री हट जाए, यानी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के ऊपर कोई डिग्री ना हो तो पॉलिनोमियल इवन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, या फिर वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल के ऊपर जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, मतलब कि जो भी डिग्री होगा वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, वो कोई होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और होल नंबर हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a, b और c एक रियल नंबर है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर, अब इसको समझो कि जैसे मैंने तो ये बता दिया कि पॉलिनोमियल इस फॉर्म पे होता है, a b c क्या है और a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल आखिर बनता कैसे है, पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब मतलब क्या क्या जानने की हमें जरूरत है, तो सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। पॉलिनोमियल मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x² प्लस 4x और प्लस 8 रखो इक्वल टू 0। अब क्या, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई और c की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। अभी पॉलिनोमियल में जो x² दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, ये सब हैं क्या, तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है वेरिएबल और एक आता है कांस्टेंट। ठीक है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। ठीक, अब देखो कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को हम बोलते हैं अचर। अचर मतलब अपरिवर्तनशील, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कांस्टेंट क्या कहलाता है हमारा, कांस्टेंट कहलाता है अचर। अचर मतलब अपरिवर्तनशील, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल मतलब कहलाता है चर। चर मतलब परिवर्तनशील होता है, जो चेंज होते जाता है। अब सपोज करो कि हम बात करते हैं किसी, अब देखो एक पॉलिनोमियल के अंदर क्या हुआ, वेरिएबल हुआ और कांस्टेंट हुआ। वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों को मिला के क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है,
वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के पॉलिनोमियल बनता है। अब सपोज करो कि पॉलिनोमियल को मैं एक फैमिली से रिलेट करता हूँ, ठीक है। पॉलिनोमियल को मान लेते हैं कि हमारी एक फैमिली है। फैमिली कैसे बनती है? फैमिली कुछ मेंबर्स मिलके एक फैमिली बनाते हैं, कुछ मेंबर्स मिलके एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है। सपोज कि इस फैमिली में दो मेंबर्स हैं, एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट। देखो दो टाइप के मेंबर होते हैं, जैसे हमारी फैमिली में दो टाइप के मेंबर होते हैं। एक मेंबर ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, मतलब कि हमारी कंडीशन कुछ भी हो वो हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, ठीक है। तो जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं मतलब कि वो कभी नहीं बदलते, वो अपरिवर्तनशील होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कांस्टेंट, यानी कि अचर। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, ठीक। मान के चलो कि हमें उनकी ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ी तो हमसे मुंह मोड़ लेंगे, तो मेंबर क्या हुए? वो मेंबर टाइम के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो जो बदल जाते हैं उनको हम वेरिएबल यानी कि चर कहते हैं, परिवर्तनशील, जिसे हम बदल सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। और फैमिली कुछ मेंबर्स से मिलके बनते हैं। अब मैंने बता दिया कि इसमें ये दो मेंबर हो गए, ठीक। अब क्या होगा कि फैमिली में कभी उतार चढ़ाव आता रहता है ना, कभी खुशी का माहौल है तो कभी गम का माहौल हो गया, तो उसको आप प्लस माइनस से रिलेट कर सकते हो कि सपोज कि अगर खुशी का माहौल हुआ तो प्लस हुआ, या फिर गम का माहौल हुआ तो माइनस हुआ। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली में मेंबर कभी ज्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, तो ज्यादा होने के लिए प्लस करना पड़ेगा, कम होने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब कि कोई भी दो चीजें जो प्लस माइनस से कॉन्टेक्ट हो, कोई भी दो चीजें नहीं, वेरिएबल और कांस्टेंट जो प्लस माइनस से कनेक्ट हो, वो क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर तरीके से आ गया समझ में कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं वो भी देखने लायक होती है। अच्छा, एक बात करते हैं हम डिग्री की। डिग्री जिसे हिंदी में कहा जाता है घात, ठीक है। डिग्री क्या होता है? डिग्री का मैंने पहले भी बता दिया था कि हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है, ठीक है। जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो एक अब जैसे ये पॉलिनोमियल हुआ, ठीक, ये पॉलिनोमियल था, इसमें देखो जो भी x दिख रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया? ये वेरिएबल हो गया। जो x दिख रहा है वो वेरिएबल हो गया। ये क्या होता है कि बदलते रहता है, कभी x दिखेगा, कभी y दिखेगा, कभी ये दिखेगा, कभी b दिखेगा, ऐसे दिखते रहेगा। तो ये क्या हुआ कि ये वेरिएबल जो है वो बदलते रहते हैं, ये परिवर्तनशील है। बट जो नंबर है ये देखें 2, 4, 8, ये नंबर क्या है? इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं, जो कभी नहीं बदलते, जो अचर हैं, अपरिवर्तनशील है, ये कभी नहीं बदलेंगे। अब 2 कोई भी कंडीशन में 2 ही होगा ना, x y तो नहीं हो सकता या फिर y x नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वेरिएबल क्या हुआ? ये बदल गया। बट जो नंबर है 2 है, 4 है, 8 है, ये सब क्या हुआ कि चाहे कुछ भी कंडीशन हो, 2 2 ही कहलाएगा, 4 4 ही कहलाएगा, 8 8 ही कहलाएगा, ठीक है। ये नहीं बदल सकता। हम 2 को 9 नहीं बोल सकते और 9 को हम 2 नहीं बोल सकते, क्लियर। तो जो चीज बदल जाए वो वेरिएबल कहलाया, जो अपने जगह पे बना हुआ है, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, जो अपने जगह पे बना हुआ है वो क्या कहलाया? कांस्टेंट कहलाया, यानी कि अचर कहलाया, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल। अच्छा, हमने एक चीज और पढ़ा था पॉलिनोमियल में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। 9th क्लास अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल में कितने टाइप्स होते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल में 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर हम पहला बात करें, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अच्छा, रैखिक बहुपद क्या होता है? देखो, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। सपोज कि मैंने एक लिख दिया पॉलिनोमियल आपके सामने 2x + 6, 2x + 6, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो कि 2x + 6 में क्या कहीं पे पावर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके ऊपर कोई पावर ना लगा हो, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो, तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, यानी कि रैखिक समीकरण, वो रैखिक बहुपद, ठीक। सेकंड नंबर पे आ जाता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद। अब देखो, द्विघात
घात मतलब मैंने बता दिया था डिग्री। अच्छा द्वि, द्वि मतलब क्या, दो, यानी कि 2, जिसकी पावर 2 यानी कि जिसकी डिग्री 2 हो जाए वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। कारण कि इसका जो, इस पॉलिनोमियल पे आपको पावर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और क्या इससे बड़ा कोई पावर है, नहीं है, मतलब कि सबसे बड़ा पावर क्या हुआ, 2 हुआ, और जो सबसे बड़ा पावर होता है वो क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। तो जिसका डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब त्रि, त्रि मतलब 3, घात, घात मतलब डिग्री, यानी कि जिसकी डिग्री 3 हो जाए वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। कैसे, तो देखो 4x का पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 4x का पावर 3 प्लस 3x का पावर 2 प्लस 5x माइनस 2। अच्छा इसमें हमें पावर दो जगह दिख रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसमें अब हाईएस्ट पावर कौन सा होगा, तो हाईएस्ट पावर हो जाएगा हमारा 3, तो इसका डिग्री क्या हुआ, इसका डिग्री हो गया 3, इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल कहलाया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। क्लियर है, चलो एक और है क्या इसमें, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका पावर 4 हो जाए, जैसे 4x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 प्लस 6x का पावर 2 माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें डिग्री क्या है, तो डिग्री इसमें 4 है। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल 4, तो 4 हो गया डिग्री, तो इसलिए क्या कहलाया, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो जाए वो क्या कहलाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने समझ लिया कि 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, सबका डिटेल भी समझ लिया। अब देखो, अब ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपके सामने पहले एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है, अब उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं काफी सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन हम रखते हैं। सिक्स एक्स का पावर 2 माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, 6x का पावर 2 माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। ये था क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, क्या करना है हमें, पहले इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। अब जीरोज क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ अभी। पहले इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, फिर जीरोज निकालने के बाद उसके कोएफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच में रिलेशन दर्शाना है, मतलब कि उसकी संबंध को स्थापित करना है। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ये बताओ कि क्या ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, इसमें कोई उलटफेर करने की हमें जरूरत है। तो देखने के बाद पता चलेगा, मैंने बोला था कि कोई भी पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर, देखो c यहाँ पे यहाँ आ रहा है और bx यहाँ पे इधर जा रहा है। ठीक है, तो देखना कंफ्यूज करने के लिए पेपर में क्या एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर शायद 3rd या 4th है। कंफ्यूज करने के लिए आपको पॉलिनोमियल ऐसे दे सकता है, मतलब इधर उधर कर सकता है, तो लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना। हमें बस इतना पता रखना है कि जब किसी भी टर्म्स का साइड चेंज होता है तभी साइन चेंज होता है।
अगर टर्म्स की साइड चेंज नहीं हो रही है मतलब कि साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे देखो 6x², 7x यहाँ पे था, यहाँ पे माइनस में था, चूंकि bx की वैल्यू बीच में रहती है, ठीक है, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते वो घटते क्रम में, मतलब बड़े से छोटा। तो x² बड़ा पावर, इसके बाद -7x और फिर ये -3 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें मैंने साइन चेंज नहीं किया है, इसमें बस क्या किया है कि टर्म्स को इधर उधर कर दिया, ठीक है। साइन चेंज नहीं है, साइन सेम का सेम वही है। साइन चेंज कब होगा? जब इसकी साइड चेंज करूंगा मैं, साइड तो चेंज किया नहीं। चलो अब एक क्वेश्चन लिख लिया। अब बात आता है कि इसका जीरोज कैसे निकाला जाए, ठीक है। जीरोज कैसे निकलता है? जीरोज होता क्या है? जीरोज को हम हिंदी में कहते हैं शून्यांक। अब जीरोज क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्या 6 जो है वो 18 का फैक्टर होगा? मैंने बोला कि 6 18 का फैक्टर होगा, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों होगा भाई? तो 6 से जब मैंने 18 को डिवाइड किया तो 3 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि 6 3 जा 18, ठीक है। अब 6 से जब 18 को हमने डिवाइड किया तो 3 बार में कैंसिल हो गया, तो जो पूरा कैंसिल यानी कि रिमाइंडर जब 0 बच जाए तो ठीक है 3 बार में कैंसिल हुआ ये, तो हम इस 3 को जीरोज कह सकते हैं, यानी कि 3 को हम शून्यांक कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस 3 को मैंने 18 के अंदर से निकाला है। अब उसी तरीके से जब मैं इसका फैक्टर करूंगा, और फैक्टर करने चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जब इसका फैक्टर होगा तो 2 फैक्टर निकलने चाहिए, क्योंकि डिग्री क्या चल रहा है, इस पे 2 चल रहा है, तो जितना डिग्री उतने फैक्टर, ठीक है। तो जब इस पे डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर तो 2 ही निकलेंगे ना। अब जो फैक्टर निकले उस फैक्टर को हम जीरोज कहेंगे, वहां से जीरोज की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? अब ध्यान दो। देखो 9th क्लास में हमने एक चीज सीखा था, एक फैक्टराइजेशन, जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था, ठीक है। स्प्लिट द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसका फैक्टर निकालते थे। उसका तरीका कुछ याद होगा आप लोगों को, अगर याद नहीं है तो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं कि a को c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू सी। तो a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 3 है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 18 आ गया। क्लियर? सेकेंड स्टेप हमसे ये कह रहा था कि फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या यानी कि जो प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट का आप फैक्टराइज करो, ठीक है। तो 18 का चलो हम फैक्टराइज एक बार देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो अगर 1 के टेबल में देखें तो 18 बार में जाएगा, 2 के टेबल में देखें तो ये 9 बार में जाएगा, 3 के टेबल में देखें तो ये 6 बार में जाएगा, 4 के टेबल से नहीं, 5 के टेबल से नहीं, 6 के टेबल से। तो फिर 6 इंटू 3 करूंगा तो यही चीज दोबारा रिपीट हो जाएगा, मतलब कि इसके टोटल 3 फैक्टर दिख रहा है मुझे, ठीक है, 3 फैक्टर दिख रहा है। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप हमसे क्या कहता है कि सी के पहले का जो भी साइन है उस साइन को आप ध्यान से देखो, सी के पहले के जो भी साइन है उस साइन को देखो और इसी साइन के अकॉर्डिंग इसका हेल्प लेते हुए इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। ध्यान रखना कि सी के पहले का जो साइन है उस साइन को देखते हुए ये जो भी हमने फैक्टर निकाला है इसका हेल्प लेते हुए हमें 7 को स्प्लिट करना है, मतलब 7 को अलग अलग करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है? माइनस है, तो इनमें से हमें कुछ ऐसा ढूंढना है कि किसको माइनस करें कि 7 आ जाए। ध्यान दो, वहां पे 18 में से 1 माइनस किया 7 नहीं, 9 में से 2 माइनस किया 7 आ गया, यानी कि ये जो है ये फैक्टर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, 6x² माइनस, अब 7 के जगह पे क्या रखेंगे? क्योंकि हमने इस साइन के अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट किया था और यहाँ पे साइन माइनस है, तो 9 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इस 7 के जगह पे क्या रख लेंगे? 9 माइनस 2 और इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। ध्यान रखना बस हमने इसको छेड़ा है 7 को, इसके अलावा इसमें कुछ भी सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही है, हमने बस 7 के साथ छेड़खानी करी है, जो कि 7 को हमने 9 माइनस 2 के रूप में लिखा है, ठीक है। तो अब 6x² माइनस, अब ध्यान दो ये ब्रैकेट हटेगा, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये साइन जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के साइन से। तो 9 के पहले कोई साइन नहीं था, कोई साइन नहीं मतलब क्या? प्लस का होगा, तो ये प्लस का था, और जब प्लस को माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। जैसे साइन को मल्टीप्लाई किया वैसे ही इस नंबर को इस अल्फाबेट से तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि ये अल्फाबेट यहाँ पे किसके रिलेशन में आ रहा है? मल्टीप्लाई के रिलेशन में।
तो हम 9 को x से मल्टीप्लाई करा हमने तो क्या आ गया 9x आ गया। क्लियर है। अब फिर आगे आ जाओ। जब अब इस माइनस को देखते हैं, जब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर 2 इंटू एक्स 2x फिर माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है बिल्कुल। अब देखो, अब इसके 4 टर्म टूट गए, 4 टर्म में अलग अलग हो गए। अब क्या करते हैं कि 2 को एक साथ ले लेते हैं और 2 को एक साथ ले लेते हैं। ठीक, अब 2 को एक साथ कैसे लेना है, तो इन दोनों में 6x स्क्वायर माइनस 9x, इन दोनों में ये देखो कि कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं। कॉमन कौन सी चीजें निकालते हैं, जो कॉमन का मतलब क्या कि एक समान हो, उसमें भिन्नता हो, वो आपस में मिलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखो सबसे पहले हम अल्फाबेट को देख लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, x को कॉमन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x 2 बार, यहाँ पे x 1 बार, तो जो छोटा वाला है उसको कॉमन निकाल दो। तो x को कॉमन निकाल दिया। अब x को कॉमन निकालने के बाद हम ये देखते हैं क्या नंबर में से भी कोई कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। चलो 6 और 9 आपस में तो नहीं हो सकते कॉमन, क्योंकि 6 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 के टेबल में 6 नहीं आता। बट हम ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसा और टेबल है जिसके अंदर 6 और 9 दोनों आ रहे हैं। तो ध्यान दो, याद करो 3 का टेबल, 3 के टेबल में 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि 6 और 9 दोनों आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 को कॉमन निकाल दिया, तो सॉरी 3 को यहाँ पे लिखो 3x। अब यहाँ इन दोनों में से क्या हुआ, इन दोनों में से 3x को हमने कॉमन निकाल दिया। तो 3 2 जा 6, यानी कि 3 के टेबल में 6 2 बार में, x स्क्वायर में से एक x निकल चुका है तो एक x बच गया, माइनस 9x में से 3x को निकाल दो, x तो निकल गया। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। तो ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब आते हैं इस पे। यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस का साइन वैसे ही रखा। अब इसमें देखो कि क्या इसमें कुछ कॉमन कर सकते हो। x तो एक ही जगह पे, वहां पे एक तो x है नहीं, तो x तो कॉमन होगा नहीं। नंबर की बात देखते हैं, तो नंबर 2 है और 3 है। 2 अपना अलग टेबल में चला गया, 3 अपना अलग टेबल में चला गया, यानी कि इन दोनों को आपस में कोई मिलाप नहीं है। तो हम ना तो 2 को कॉमन कर सकते हैं, ना 3 को कॉमन कर सकते हैं। अब कंडीशन ये दिख रहा है मुझे कि इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं कर सकते। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तब क्या कॉमन कर सकते हैं, 1। ठीक है, 1 जो है वो मैथ में कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो मतलब ये है मैथ में कि जिसका कोई नहीं है उसका 1 है। ठीक है, तो 2x और 3 में से हमने 1 को कॉमन निकाल दिया। क्लियर। तो 1 से 2x को डिवाइड करोगे तो सेम 2x ही आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा, इक्वल में हो गया 0। क्लियर। अब 3x और प्लस 1, तो 3x प्लस 1, और जो ब्रैकेट के अंदर सेम चीजें आ रही। अब देखो तुम्हारा फैक्टराइजेशन सही कब होगा, जब ब्रैकेट के अंदर सेम संख्या सेम साइन आ जाए। 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम है, तब ऐसे कंडीशन में हमारा फैक्टर बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग आ गया इन दोनों ब्रैकेट में तो समझ लो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। फिर से एक बार ट्राई करो। ठीक है, तो अब जो ब्रैकेट के बाहर था, ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, 3x और प्लस 1 यहाँ से, तो इनको एक साथ कर दिया, और जो ब्रैकेट के अंदर यानी कि सेम चीजें 2 बार थी उसको मैंने एक बार लिख दिया, 2x माइनस 3। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसके 2 फैक्टर निकल चुका है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने 2 फैक्टर निकाल दिया, फैक्टर तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। एक चीज हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसके जीरोज कैसे निकालोगे। देखो 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल में 0। तो हम क्या करते हैं, दोनों के इक्वल में एक एक बार 0 रख लेते हैं। 3x प्लस 1 के इक्वल में भी 0 रख लेते हैं, और 2x माइनस 3 के इक्वल में भी 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 था, तो 3x इक्वल टू प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1, और x इक्वल टू 3 जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/-1/3। यहाँ से तो एक जीरो निकल गया। चलो दूसरा, तो 2x माइनस 3 उधर जाके प्लस में हो गया, और x इक्वल टू हो गया 3/2। ये दूसरा जीरो हो गया। ठीक है, चलो पहले जीरोज को हम
अल्फा की वैल्यू मान सकते हैं और दूसरे जीरोज को हम बीटा की वैल्यू मान सकते हैं। यानी कि एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। ध्यान रखना, इसमें जो दो जीरोज निकलेगा उसमें से एक जीरोज को हम अल्फा बोलेंगे और दूसरे जीरो को बीटा बोलेंगे। क्लियर है? अब हमने इसका क्या किया, जीरोज निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इसके कोएफिशिएंट और क्या, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन दर्शाना था। मतलब कि इसके शून्यांक और गुणांक इन दोनों के बीच में संबंध को स्थापित करना था। ठीक है, अब देखो कैसे, बस इसकी वैल्यू याद रखना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अल्फा की वैल्यू आई थी -1/3 और बीटा की वैल्यू थी 3/2। ये है बीटा की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये हमें आगे काम देगा। तो चलो अब हम अब जो चीजें समझाने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना। इसको चाहता तो मैं पहले भी बता सकता था, बट मैं सोचा कि क्वेश्चन के साथ बताऊंगा तो ज्यादा अच्छी तरीके से माइंड में रहेगा ये। चलो हमने जीरोज निकाल लिया। अभी हमने बात किया था जीरोज की, जीरोज जिसको हमने हिंदी में बोला था शून्यांक। ठीक है, एक तो जीरोज हो गया और एक हो गया कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। एक है शून्यांक और दूसरा है गुणांक। ठीक है, अब इन दोनों जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन को वो करना है, वेरीफाई करना है। अब कैसे, ध्यान दो। जीरोज में सबसे पहले दो फॉर्मूला निकल के बाहर आता है। देखो जीरोज में हमने दो चीज निकाला, एक अल्फा निकाला और एक बीटा निकाला। ठीक है, तो अब यहां से दो चीजें निकल के बाहर आएगा। क्या क्या आएगा, पहला आएगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जिसको हम बोलते हैं शून्यांकों का योग। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या, जीरोज क्या क्या था, जीरोज दो चीज था, अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोज को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अब चूंकि यहाँ से एक आइडेंटिटी निकल के बाहर आ रहा है सम ऑफ जीरोज, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद उसके जीरोज को निकालेंगे, तो जीरोज को निकालने के बाद दो फॉर्मूले निकलते हैं। जीरोज से दो फॉर्मूले निकलते हैं, एक सम ऑफ जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो सम ऑफ जीरोज मतलब कि शून्यांकों का योग, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको हम बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट मतलब क्या, गुणनफल। प्रोडक्ट मतलब क्या, गुणनफल। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 हुआ, तो जो 6 आया वो 2 और 3 का प्रोडक्ट आया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। क्लियर है, बिल्कुल c/a। ध्यान रखना, दो फॉर्मूला यहां से निकल के आ गया। अब एक चीज ध्यान दो, सम ऑफ जीरोज -b/a। अच्छा, -b और a ये कहां से आ गया भाई, इसके जगह पे हमें क्या रखना है, तो इसके जगह पे क्या रखना है, जब मैंने बोला था कि किसी भी पॉलिनोमियल को x² + bx + c के फॉर्म पे रखते हैं, तो जो b, a, b और c जो था वो क्या था, रियल नंबर था। तो वही ये रियल नंबर है जो कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट है। जैसे मैंने क्या बताया, नंबर को क्या बोला था कि नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब नंबर कभी बदलता नहीं है। तो जो भी कांस्टेंट दिख रहा है वही ये ABC का मान होगा। सपोज कि मैं B की बात करें तो B के जगह पे क्या है, 7 है, A के जगह पे क्या है, 6 है, और C के जगह पे क्या है, 3 है। ठीक है, अब यहीं पे हमें क्या करना है कि इस रिलेशन को दर्शाना होगा। चलो रिलेशन को हमें कैसे दर्शाना है अब ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले हम पहले को सोल्व करके देखते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इसको ध्यान में रखना, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अच्छा हाँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a था,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या था? अल्फा की वैल्यू थी -1/3, तो अल्फा की जगह पे हम क्या रखेंगे? -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, तो बीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 3/2 इक्वल टू, अच्छा बी, अब बी और ए, इस बी और ए को कहां से उठाना है? तो इसको पॉलिनोमियल के अंदर से उठाना है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है? -7, और यहाँ पे बी माइनस में था, ये पहले से भी माइनस में, और बी की वैल्यू भी माइनस में, तो हम ये माइनस तो माइनस रहेगा ही रहेगा, और बी की वैल्यू जो है वो भी माइनस में रखेंगे, -7, और अपॉन में ए की जगह पे क्या है? 6 है, तो ए की जगह पे क्या रख लेंगे हम? 6 रख लेंगे। क्लियर? अब आगे ध्यान दो, चलो इसको हटा के फिर मैं समझाता हूं। देखो, -1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस इंटू -7/6। अच्छा, हमें यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3 2 का एलसीएम क्या हो गया? 6 हो गया। 3 से 6 को डिवाइड किया 2, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, प्लस 2 से 6 को डिवाइड किया 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस और 7 अपॉन में 6, यानी कि अब जो ये 7 हुआ ये पॉजिटिव में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 7/6 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 माइनस का 9 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या कितना आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया 7। अब बड़ी संख्या के पहले किसका साइन है? प्लस का, तो ये प्लस में रहेगा, तो ये 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हो गया रिलेशन स्थापित। स्थापित रिलेशन कब होगा? जब दोनों वैल्यू बराबर आ जाए। क्लियर है? सम ऑफ जीरोज हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अभी हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे करेंगे? देखो, जीरोज कितना निकला था? 2, अल्फा और बीटा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या था? c अपॉन में a, ठीक है। अल्फा की जगह पे, अल्फा का मान क्या है? -1/3, तो अल्फा की जगह पे हम रख लेंगे -1/3 इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2, तो बीटा की जगह पे रख लेंगे 3/2 इक्वल टू c की वैल्यू क्या? -3, तो c की जगह पे -3 अपॉन में a की वैल्यू 6, तो यहाँ पे 6, ठीक है। पूरा हमने सारा कुछ डिटेल क्लियर लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है। इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन जा रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -1 और नीचे बचा 2, यानी कि ये हो गया -1/2। अब यहाँ से ध्यान दो, 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, तो 3 से 6 2 बार में कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, यानी कि -1/2। फिर से क्या हुआ? ये दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर हुई, ठीक है। तो जब दोनों वैल्यू बराबर है तो मतलब कि कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन को हमने दर्शा दिया। आई होप कि अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या क्या कंप्लीट किया? एक ही क्वेश्चन से काफी सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। काफी सारी चीजें में क्या क्या कंप्लीट हुई? जीरोज कंप्लीट हो गई कि जीरोज कैसे निकालते हैं, जीरोज कब निकलेगा? जब किसी भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कोई भी पॉलिनोमियल हो, उससे मतलब नहीं है पॉलिनोमियल चाहे कुछ भी हो, जब उसका फैक्टर आ जाए, ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो चलता है, जब फाइनली लास्ट में फैक्टर आ जाएगा तो उन दोनों के इक्वल में जीरो रख के, और जब उसकी जो परफेक्ट वैल्यू आएगी, यानी कि उस पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल चल रहा हो, x y z कुछ भी वेरिएबल चल रहा हो,
तो लास्ट में उन्हीं की तो वैल्यू आनी है ना। अगर x वेरिएबल है तो x की वैल्यू आएगी, y वेरिएबल है तो y की वैल्यू आएगी। तो जो भी वेरिएबल की जो न्यूमेरिकल मान में वैल्यू आती है वो जीरोज कहलाता है, ठीक है। और जो जीरोज होता है वही एक जीरोज अल्फा कहलाता है, दूसरा जीरोज बीटा कहलाता है। तो अल्फा बीटा से हमने पहले ये सीख लिया सम ऑफ जीरोज, शून्यांकों का योग जो माइनस बी अपॉन में ये होता है। फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां से सम ऑफ जीरोज क्लियर समझ में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्लियर समझ में आ गया। मतलब ये हुआ कि जब भी क्वेश्चन आ जाए कि जीरोज फाइंड करो और जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन दर्शाओ, तो मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शा दोगे, क्योंकि आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का अपोजिट ले लेते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमें क्या निकालना था, जीरोज निकालना था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जीरोज दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। जीरोज का मतलब कि एक सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 है, 1/4 पॉजिटिव में, ठीक है। एक वैल्यू निगेटिव में है, एक वैल्यू पॉजिटिव में। मतलब ये हुआ कि इसमें जीरोज गिवन है और हमें क्या निकालना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला दे देता हूं आपको मैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जगह सम ऑफ जीरोज है और दूसरी जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, और क्वेश्चन में हमें यही चीज दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोज के जगह पे सम ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1/4 रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर -1/4 इनटू में x था, x लगा दिया, प्लस अल्फा इनटू बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 1/4 रख लेंगे, इक्वल में 0। क्लियर है। अब ध्यान दो x², अच्छा जब ये ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन रख देंगे हम प्लस का। क्लियर। चलो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन 1/4 को हम x से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि x के नीचे कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे बचा 4, और x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर बचा x, ठीक है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो ही गया था, और फिर यहाँ से आ गया प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अच्छा मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि क्या ये पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बन गया? नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये नहीं बना है। क्यों? क्योंकि अभी ये चीज जो है ये फ्रैक्शन में जा रहा है। हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, x² प्लस bx प्लस c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। जहां पे a b c जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक। तो अभी हमें इसको क्या करना है कि पहले जो नीचे जो भी संख्या दिख रही है इसे मुझे यहाँ से हटाना है। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हम ऐसे कंडीशन में करते हैं कि तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे 1 मान के इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। देखो 1, 4 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 4 हो गया। 1 से 4 को डिवाइड किया 4, और 4 को x² से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 4x², ठीक है। फिर प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 4 4 जा 1, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इक्वल टू 0। क्लियर। और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 4 को यदि 0 से मल्टीप्लाई करोगे, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, चूंकि इक्वल के उस साइड में है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं और प्लस सी ए हो गया, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म पे आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं 2.2 से 2.2 में 2 ही क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन है, सेकंड में कुछ क्वेश्चन है, दोनों से मैं एक एक क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि उसमें से जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सबका प्रैक्टिस करो, कहीं पे अगर समझ में ना आए तो फिर वीडियो को रिपीट करो, दोबारा देखो कि कहाँ पे कैसे समझ में नहीं आ रहा है। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर ये सोच रहे हो कि बिना प्रैक्टिस करे मैथ समझ में आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैथ समझना है, प्रैक्टिस करो, जी भर के करो, जितना ज्यादा हो सके करो, आपको बस इंटरेस्ट तक जगाने के लिए करना है। एक बार इंटरेस्ट जग गया फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट अपने आप ही होगा। चलो अब आ जाते हैं हम 2.3 इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सरसाइज 2.3, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा, अब का जो टॉपिक है बड़ा मजेदार है, डिवाइड। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, उसमें क्या करना है कि px को gx से डिवाइड करके क्वोटिएंट और रिमाइंडर ये दोनों फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ लेना, डिटेल समझ में आ जाएगा। दो चीज दिया हुआ है px और gx। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि px और gx क्या होता है। डिवाइड में एक चीज आता है डिवीजन, एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब डिवाइड में चीज ये है क्या, चलो हमने एक डिवाइड का शेप बना दिया, ये बना दिया, बचपन से करते आ रहे हैं तो काफी अच्छी तरीके से हमें ये चीजें आती है। अब इसमें क्या होता है कि कोई एक संख्या तो यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, जब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो एक संख्या यहाँ पे आता है, कुछ रिमाइंडर नीचे बच जाता है। तो देखो बीच में जो भी संख्या है, मतलब बीच में, अब चूंकि ये तो अलग चीज है ना, वो डिवाइड अलग था, वो नंबर वाला था, ये हम पॉलिनोमियल वाला डिवाइड कर रहे हैं, तो बीच में हम रखेंगे px, p से पॉलिनोमियल, और ये x उसको शो करेगा, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल चल रहा है वो वेरिएबल इसको शो करेगा। अगर वेरिएबल y है तो यहाँ पे y होगा, अगर वेरिएबल x है तो यहाँ पे x होगा। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे है gx, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या, डिवाइडेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। मतलब ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य। और जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं मतलब, तो यहाँ पे एक चीज आता है, उसको बोला जाता है QX, जिसको क्वोटिएंट यानी कि भागफल बोलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से तीनों के बाद नीचे या तो संख्या पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, या फिर कोई होल नंबर बच जाता है। ठीक है, तो जो नीचे वाली संख्या है उसको हम बोलेंगे RX। RX यानी R से क्या शो हो रहा है, R से रिमाइंडर, Q से क्वोटिएंट, P से पॉलिनोमियल, इसका कोई मतलब नहीं है। GX का मतलब GX जो है वो डिवाइजर को शो किया। देखो यहाँ से फॉर्मूला निकलता है, यहाँ से फॉर्मूला ये निकलता है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर गुना क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर इसको याद रखना, इसको बोला जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम वो क्या होता है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर गुना क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाजक इक्वल टू भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब अगर इसकी सिंबल की बात करें तो डिवाइडेंट की जगह पे क्या हो जाएगा, px हो जाएगा, डिवाइजर की जगह पे क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा, क्वोटिएंट की जगह पे क्या हो जाएगा, qx हो जाएगा, और रिमाइंडर की जगह पे क्या हो जाएगा, rx हो जाएगा। ठीक है, यानी कि px इक्वल टू gx गुना qx प्लस rx। ये था डिवीजन एल्गोरिथम। ध्यान से देख लो, इसको याद कर लो, क्योंकि आगे ये यूज होने वाला है। ठीक है,
अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। मैंने वो सिखा दिया कि डिवीजन एल्गोरिथम में क्या क्या होता है। अब हम डिवाइड सीखेंगे कि डिवाइड हम पॉलिनोमियल वाला डिवाइड कैसे करते हैं। एक पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जिसमें px की वैल्यू दे रखी है x प्लस 4, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है, यानी कि ये किसका पॉलिनोमियल, यानी किसका मान होगा? px का मान होगा। px कहाँ रहता है? बीच में रहता है, ठीक है। तो अब यहां से ऐसे डिवाइड लगाया। अब gx को कहाँ लिखोगे? तो gx यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और gx की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो क्वेश्चन में +1 यहाँ पे था, -x यहाँ पे था। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इधर उधर कर सकता है, बट आपको तरीका याद रखना है, तरीका समझ लेना है, ठीक है। बट कभी भी हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी कि घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब कि डिग्री इसकी सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, और ये कांस्टेंट है, इस पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। अब इससे इसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। चलो एक ही बार में डिवाइड समझ में आएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ। एक ही बार में ये पूरा डिवाइड मैं समझा दूंगा, बस बिल्कुल ध्यान से समझना। वो डिवाइड तो हम सबने सीखा होगा, 6 से 9, 8 को हमें डिवाइड करना है। ये डिवाइड तो सबको आता होगा। हमने क्या किया? सिंपल कि 6 का टेबल पढ़ा। अगर 6 के टेबल में 9 आता तो हम पूरा वो संख्या लगा के 9 को कैंसिल कर देते। लेकिन अगर 6 के टेबल में 9 नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है कि इससे छोटी संख्या लेनी है। तो हमने यहाँ पे 1 बार में 6 लगा दिया, रिमाइंडर बचा 3। यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस। चलो एक स्टेप यहाँ पे कर लिया, अब एक स्टेप यहाँ पे आते हैं। इसमें और इसमें तरीका बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तरीका सेम है, बस थोड़ा सा अलग है। मतलब कि अगर जब ये क्वेश्चन का टाइप ही अलग है तो थोड़ा सा तरीका तो अलग जाएगा ही। अब बिल्कुल तो ऐसा होगा नहीं। तो चलो इसके तरीकों को पकड़ते हैं, कस के पकड़ते हैं बिल्कुल। अब इसको हमें कैसे करना है? एक चीज माइंड में ध्यान में रखना, हमेशा जब भी ऐसा डिवाइड आ जाए ना, चाहे डिवाइड कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, बस एक चीज माइंड में रखना कि इस पहले वाले से पहले वाले को कैंसिल करते जाना। इससे इसको, फिर कुछ बचा तो इससे इसको, फिर कुछ बचा तो इससे इसको, फिर कुछ बचा तो इससे इसको, यानी कि हर स्टेप में पहले वाले को पहले वाले से कैंसिल करते जाना है, बाकी डिवाइड अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि इसको किसी भी तरीके से ये पहले वाले के बराबर कर देना है, क्योंकि पहले वाले के जब बराबर हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो चलो कैसे बराबर करना है अब ये देखो। चलो इन दोनों को फिलहाल हम अभी भूल जाते हैं, हम सिर्फ इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर को देखते हैं। यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे एक्स का पावर 4 दिख रहा है। मतलब ये है कि इसको इसके बराबर लाना है मुझे। तो एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 4 आ जाए? एक्स स्क्वायर को हम कौन सी ऐसे अल्फाबेट या संख्या से मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 4 आ जाए? ठीक है, अब ध्यान से समझना है, क्योंकि नंबर तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो नंबर का तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, सिर्फ अल्फाबेट है ना। अब पावर, अगर पावर है तो क्या हुआ, वो उतना टाइम्स माना जाएगा कि x का पावर 4 है, मतलब कि x 4 बार है, 4 टाइम्स है। यहाँ पे x का पावर 2 है, मतलब कि x 2 टाइम्स है, x 2 बार है। अब ध्यान देना, यहाँ पे x 2 टाइम्स है और यहाँ पे x 4 टाइम्स है, मतलब कि कितने x की जरूरत है इसके बराबर करने में। यहाँ पे x 2 बार था और हमें 4 बार x लाना है, 2 बार पहले से ही था, तो हमें 2 बार x की जरूरत पड़ेगी ना। तो हम क्या कर देंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वायर, चूंकि x स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x का पावर 4 हो गया। क्लियर? अब इसको इससे करके ये तो लिख दिया, लेकिन अभी साथ में 2 जने और हैं जो इनके साथ लगे हुए हैं, तो इनको भी साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो -x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। ध्यान रखो, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो या पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले साइन कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। चलो यहाँ पे साइन हमने लगा दिया माइनस का। ठीक है,
अब x को x स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो टोटल मिला के 3 बार हो गया, तो x का पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्लियर। अब फिर -1 को x को +1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, दोनों प्लस में ही है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, और x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर हो गया। आ गया समझ में। अब लाइन खींचते हैं। अब देखो, जब पहला स्टेप हमने क्लियर किया था तो यहाँ पे क्या किया था, माइनस किया था, माइनस करके रिमाइंडर लाया था, तो यहाँ भी तो माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे वाले की जगह पे साइन लगाया था। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो भी नीचे के टर्म्स दिख रहे हैं मुझे, और उस टर्म्स के पहले जो भी साइन है, उस साइन के अकॉर्डिंग मैं साइन को चेंज कर दूंगा। मतलब कि अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइन लगा देना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। साइन चेंज करना बहुत जरूरी है। और एक बात का और ख्याल रखना है कि साइन चेंज होने के बाद, साइन चेंज जब आप कर लोगे तो पहले वाले जो साइन था उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जो नया साइन आ गया अब उसकी वैल्यू आ गई वहां पे, ठीक है। तो x का पावर 4 यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, और x का पावर 4 यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज में से जब सेम चीज को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान रखने वाली बात यहीं पे है, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। -3x² और यहाँ पे है x³। प्लस माइनस कब होगा, जब वेरिएबल सेम हो। जब तक वेरिएबल नहीं मिलेगा हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। अब वेरिएबल सेम है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है, वेरिएबल सेम नहीं है, मतलब ये प्लस माइनस नहीं होगा। जब प्लस माइनस नहीं होगा तब क्या करना है हमें, तब हमें क्या करना है कि दोनों को अलग अलग करके लिखना है। मतलब कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, पावर इस पे ज्यादा है तो यही बड़ा होगा, तो चलो x का पावर 3 पहले हम लिख लेते हैं, किसमें है, प्लस में है, तो ये प्लस में। अब यहाँ से हमने क्या रख लिया कि -3x²। क्लियर। अब अगर इन दोनों की बात करें तो इनका भी वेरिएबल अलग अलग हो गया, ये x² है और ये सिर्फ x है। अगर वेरिएबल सेम होता तो यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते थे, तो जब नहीं है तो हम यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं -x², फिर इसको लिख लेते हैं +4x और +5, ठीक है। यहाँ तक। अब इसमें एक चीज ये देखो कि यहाँ पे 2 वेरिएबल मिल रहे हैं, x², इसके पहले कोई संख्या नहीं, मतलब 1 माना जाएगा। तो x का पावर 3 माइनस 3x² में से 1x, अच्छा ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और बाकी का x² यानी कि 4x² हो गया। फिर यहाँ से हम +4x ले लेंगे और फिर यहाँ से +5 ले लेंगे। क्लियर। अब फिर से आ जाओ स्टार्टिंग पॉइंट पे, एक बार फिर से आ जाओ। जैसे हमने इसको इसके साथ कंपेयर करके इन दोनों को कैंसिल किया, वैसे ही इसको अब इसके साथ कंपेयर करके इन दोनों को कैंसिल करूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि बस पहले वाले को पहले वाले से कैंसिल करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे है x² को हमें मल्टीप्लाई करना है कि x का पावर 3 आ जाए। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 3 आ जाए, तो यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यानी कि 1 x की और जरूरत है मुझे, तो चलो हमने 1 x यहाँ पे ले लिया। अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि ये संख्या पहले से ही पॉजिटिव था। तो x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x का पावर 3 हो गया, फिर माइनस इंटू प्लस, माइनस, और x को x से मल्टीप्लाई किया, x² हो गया, और फिर प्लस इंटू प्लस, प्लस, और 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x हो गया। क्लियर। अब फिर से यहाँ पे माइनस किया था, नीचे वाले के अकॉर्डिंग देखते हुए फिर यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। साइन चेंज होने के बाद पहले वाले की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब x³ प्लस का x³ माइनस का कैंसिल, 4x², देखो वेरिएबल दोनों का मिल रहा है यहाँ पे, x², इसके पहले कोई संख्या नहीं तो 1 मान लिया जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और बाकी का x²। बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन जाएगा। अब नेक्स्ट
यहाँ पे भी वेरिएबल मिल गया x और x, ठीक है। इसके पहले माइनस का साइन, इसके पहले प्लस का साइन, कोई संख्या नहीं मतलब 1, 4 में से 1 माइनस किया 3 और इंटू x x, बड़ी संख्या के पहले प्लस का साइन है, प्लस का लगाएंगे और फिर यहाँ से आ गया प्लस 5। क्लियर? अब फिर से एक बार आ जाओ। अब x स्क्वायर को हमें किसके बराबर लाना है? माइनस 3x स्क्वायर के बराबर लाना है। सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन माइनस का है, तो हम माइनस का ही साइन लेके चलेंगे। तो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया है। x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर आ जाए? x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर आ जाए? देखो वेरिएबल दोनों का सेम है, x स्क्वायर और x स्क्वायर, मतलब x की तो मुझे जरूरत है नहीं, मुझे जरूरत किसकी है? 3 की, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे लिख दिया 3। अब x स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 इंटू x 3x, और फिर प्लस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 3 इंटू 1 3। फिर से साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसके बाद क्या? इनकी वैल्यू खत्म हो गई, पहले वाले जो साइन था उसकी वैल्यू खत्म, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 5 और 3 को प्लस कर दिया, 8 आ गया। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे 5 लास्ट था, 5 हमने लास्ट कर दिया, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या बचा? 8। हमें दो ही चीज निकालना था, क्वाड्रेंट और रिमाइंडर। देखो क्वाड्रेंट हमने निकाल लिया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और रिमाइंडर जो था वो हमने निकाल लिया 8। ये दोनों आ गया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट और डिवाइड भी शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे रखते हैं। अभी इसमें कुछ एक वीडियो इसकी और जाएगी, इसमें और भी पहली बात की 3.2.3 से ही अभी 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो कि डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं। तो वो हो गया, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एनसीईआरटी से बाहर से हैं और वो पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो वो भी क्वेश्चन मतलब कुल मिला के अभी 10 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इसका रिवीजन कर लो, इसमें स्टार्टिंग का डिटेल में समझा दिया हूँ। पॉलिनोमियल स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया, अब हमें खाली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसी बनी है, आपको समझ में आया या नहीं आया, कहाँ पे कितना दिक्कत हुआ, डाउट हुआ, जो भी डाउट है कमेंट में करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।